कैश फ्लो के लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने सिर्फ फॉर्मेट समझा अच्छे से, और लेक्चर नंबर 2 में हमने क्वेश्चंस करे, ठीक है। और क्वेश्चन कौन से करे? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करे। स्टार्टिंग के क्वेश्चन बिल्कुल लल्लू थे, और 2-4 क्वेश्चन जो कल करे वो भी बहुत इजी था लास्ट क्लास में जो करे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 9। आपको एक बार फिर फॉर्मेट याद करा देता हूँ, याद ही होगा वैसे। क्या करना है हमें? नेट प्रॉफिट से शुरू करना है। नेट प्रॉफिट में हमें क्या करना है? नॉन कैश आइटम ऐड करनी है। नॉन कैश आइटम जैसे कि ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, गुडविल राइट ऑफ, डेप्रिसिएशन, जो चीज़ों से कैश कम नहीं होता वो सब नॉन कैश है, उन्हें वापस से ऐड करना है। और हर वो चीज़ जिससे कैश तो कम होता है लेकिन वो ऑपरेटिंग नेचर की नहीं है, उन्हें भी वापस से ऐड करना है। जैसे इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग नेचर का नहीं है तो इसे क्या करना है? ऐड करना है। और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ऐड करना है, क्योंकि एसेट बेचना हमारा काम नहीं है। ऐसे कोई भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम हो तो हमें उसे वापस से ऐड करना है। जैसे ही हम ये सब ऐड कर देंगे उसके बाद हमारा अगला काम रहेगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करना। नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो बिजनेस की इनकम नहीं है, जैसे कि रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये रिसीव, वो रिसीव, इनको क्या करना है? हमें लेस, ये लेस करना है। सामने देखो, ये सब लेस करने के बाद हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। फिर हमें सबसे इजी चीज करनी है, क्या? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट। करंट एसेट का बढ़ना और करंट लायबिलिटी का कम होना, ये अच्छी चीज है। क्या करना है? इसको लेस करना है। और करंट एसेट का कम होना और करंट लायबिलिटी का बढ़ना खराब चीज है। खराब चीज को क्या करना है? सबको याद है, ये एडलेस हम आराम से देख लेते हैं, इसका लॉजिक भी बताया आपको ऐसा क्यों करते हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट में इनकम टैक्स माइनस करेंगे और फिर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी तक मैंने आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का फॉर्मेट नहीं बताया। जहां पे आपने ऑपरेटिंग का फॉर्मेट लिखा था वहां एक पेज छोड़ देना पॉसिबल हो तो, ताकि कंसेप्ट एक ही जगह पे हो जाए। अब आपने क्वेश्चन तो स्टार्ट कर ही दिए होंगे, तो अब वहां पे फिर जब लिखाऊं तो पेज लगा देना। उसमें जब फॉर्मेट बताऊंगा ना मैं, तो कुछ एडिशनल नोट्स भी बताऊंगा आपको मैं कि ये आया तो ऐसा ध्यान रखना है, वो सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो वो एक जगह पे रहती है तो सही रहता है हर चैप्टर में। वैसे तो ये बात मैंने बोली आपको। चलो 9 से शुरू करते हैं। 9 देखने को कहा था अपन लोग, एक बार पहले बुक से ही देख लेते हैं, कुछ सिंपल हार्ड होगा तो करेंगे। देखो प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर एप्रोप्रिएशन 10 लाख रुपए का। कितने का प्रॉफिट है? 10 लाख। फिर अब पहले इन्फॉर्मेशन पढ़ लो। डेप है, लॉस ऑन सेल है, पेटेंट अमोर्टाइज किए हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स है, ट्रांसफर टू रिजर्व है। बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स और ट्रांसफर टू रिजर्व स्पेशल मार्क करो इन्हें, ये सीबीएसई के चहीते हैं, इनको अलग से दिखाना है। तो देखो आप क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे करोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना गिवन है? 10 लाख। मैंने फॉर्मेट में आपको कहा था कि 3 चीजें अलग से ऐड होती है। अब आप इसको नीचे वर्किंग नोट में ऐड करो या ऊपर ऐड करो, लेकिन इनको अलग से ऐड करना। आप क्या क्या? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन, सब प्रोविजन नहीं, सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स, और तीसरी चीज प्रपोज्ड डिविडेंड, अगर डिविडेंड हो तो। और डिविडेंड याद रखना हमेशा प्रीवियस ईयर का लेना है। कौन सा लेना है? प्रीवियस ईयर का, क्योंकि प्रीवियस ईयर का डिविडेंड ही हम पे करते हैं। करंट ईयर के डिविडेंड को कहीं भी नहीं दिखाना है, देगा वो जानबूझ के करंट ईयर का डिविडेंड, लेकिन उसे ऐड लेस कुछ भी नहीं करना है, इग्नोर करना है। क्या करना है? इग्नोर। ठीक है, हाँ भाई, मैंने तुम्हें कहा तो था कि ये सीबीएसई गाइडलाइंस है कि भाई इनको वर्किंग नोट में अलग दिखाओ। मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि सीए वगैरह में आप इसको साथ में भी दिखा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इनके कहना है तो अलग से दिखा दिया। अब ये वर्किंग नोट में प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है भाई साहब आपका? 1,40,000। ट्रांसफर टू रिजर्व कितना है आपका? 70,000। और ये तो है ही नहीं डिविडेंड। 1,40 और 70 जरूरी है क्या? 1,70, 1,40 और 70 कितने होते हैं? अब आप इस 2 10 को लोगे इनर आउटर कॉलम में, तो 10 और 2 कितने होते हैं? 12,10,000। कितने होते हैं? 12,10,000। अब आपके आंसर की शुरुआत यहाँ से होगी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब मैं कहता हूँ आप इसको नीचे करोगे तो इससे अच्छा आप ऊपर ही कर दो, वर्किंग नोट ना बनाकर इसी को वर्किंग नोट कह दो। लो भाई ये वर्किंग नोट है। बस ये 3 चीज साथ में आनी चाहिए। अब जितनी भी नॉन कैश आइटम है इसमें ऐड कर लो। क्या क्या नॉन कैश है देखते जाओ। पहले नंबर पे क्या है? डेप्रिसिएशन। फिर क्या है? लॉस ऑन सेल। फिर क्या है? पेटेंट, तो ऐड कर लो डेप्रिसिएशन। फिर क्या है? लॉस ऑन सेल। फिर क्या है? पेटेंट रिटर्न ऑफ। ऐसा ही कुछ है, पेटेंट रिटर्न ऑफ। फिर उसके आगे क्या है? प्रोविजन फॉर, वो तो ले ही लिया। फिर टैक्स, ये भी ले लिया। फिर गेन ऑन सेल, ये लेस होता है तो लेस कर दो गेन ऑन सेल।
ठीक है। अब कितना कितना है ये 80, 8 और 36, 80,000, 8,000 और 36,000, 9, ठीक है। और इसमें से लेस करेंगे गेन ऑन सेल, वो कितना है 32,000, ठीक है। 36 में से 32 के 4 और 8 में 4 जोड़े 12, 12 में 80 जोड़ा 92, यही होगा ना, ठीक है। अब ये ऐड लेस करोगे तो आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जो कितना आएगा 13,02,000, कितना आएगा 13,02,000। अब इसमें अपन करेंगे ऐड और तुम्हें पता ही है क्या ऐड क्या लेस। ये देखो क्या क्या है मेरे पास, ट्रेड रिसीवेबल, ईयर चेक कर लेना, सीधे हैं 23, 24। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर, डेटर बढ़ रहे हैं, अच्छी चीज माइनस। ट्रेड पेएबल बढ़ रहे हैं, खराब चीज प्लस। इन्वेंट्री कम हो रही है, खराब चीज प्लस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनअर्न्ड इनकम होती है ये। अबे नीचे बुक में तो देख, यूं बैठे हुए हो तो तुम्हें क्या पता क्या ऐड क्या लेस करवा रहा हूं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 32 से कितनी हो रही है 0, तो ये लायबिलिटी कम हो रही है, अच्छी चीज है, लेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी लायबिलिटी कम हो रही है, अच्छी चीज है, लेस। प्रीपेड एक्सपेंस, एसेट बढ़ रही है, अच्छी चीज है, ये भी लेस। देखो आपने लेस कितनी बार लिखा है 4 बार, और ऐड 2 बार। तो देखो 4 बार ऐड हो रहा होगा और 2 बार लेस हो रहा है, नीचे देख लो हो रहा है। खत्म क्वेश्चन, आगे आओ। 10th ईजी है, काट दो, एनसीईआरटी का है। 11th पे आओ। दो 2023-24 का बैलेंस है। 2023 में P&L 3 लाख था और 24 में कितना हो गया 2.5 लाख। यार सीधे ही है 23-24। अब आप क्वेश्चन की शुरुआत किससे करते हो, नेट प्रॉफिट। किससे करते हो, यहाँ देखना सामने, नेट प्रॉफिट से करते हो। अब आपके पास नेट प्रॉफिट हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में गिवन था 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, तो क्वेश्चन की शुरुआत उससे ही होती है। यहाँ पे 2 नेट प्रॉफिट है, 23 का भी है 24 का भी है, कौन सा लेंगे, दोनों का डिफरेंस। रीजन यहाँ देखो, बराबर रीजन सुनना। आज अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मेरे P&L में 15 लाख रुपए है, मैं आज ये बोलूँ कि मेरे P&L में कितने हैं, और पिछले साल मेरे P&L में 7 लाख थे, तो ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितने कमाए होंगे 8 लाख। मैं ये बोलूँ कि मेरे P&L में कितने रुपए हैं 15 लाख, और मैं ये बोलूँ पिछले साल मेरे P&L में 7 लाख थे, कितने थे 7 लाख, और अभी 15 है, तो 8 लाख जादू से थोड़ी आए हैं। इस साल मैंने कितने कमाए 8 लाख, तो आपको इसी साल का तो प्रॉफिट लेना है, तो पिछले साल का और इस साल का बैलेंस दे रखा है, तो आपको दोनों का डिफरेंस लेना है। तो यहाँ देखो पिछले साल का बैलेंस था 3 लाख और इस साल का कितना है 2.5 लाख, तो यहाँ देखो इस साल का 2.5 है और पिछले साल का 3 था, इसका मतलब आप 50,000 के लॉस में, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस साल तो बढ़ना चाहिए। जब पिछले साल ही 3 था तो इस साल तो 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लाख होना चाहिए, लेकिन आप तो नीचे आ गए उल्टा। पिछले साल 3 था और इस साल कितना है 2.5, तो आपने इस साल 50,000 का लॉस कमाया है। क्या कमाया है, सुन रहे हो बराबर। अब शुरू हो जाओ। अब इसमें क्या करेंगे अपन, 3 चीजें पहले ऐड करेंगे और फिर पहले वो 3 चीज ढूंढ लो। कौन सी 3 चीज बोलो तो, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड। ढूंढो दिख रहा हो तो, ट्रांसफर टू रिजर्व, नहीं है, डिविडेंड नहीं है, तीनों में से कुछ भी। तो आप सीधे शुरू कर दो आंसर। अब क्या करेंगे अपन, नॉन कैश आइटम ऐड कर, इसको भी ऐड ही करता हूँ। अब नॉन कैश आइटम में ढूंढो एक एक करके, लाइन से चलना, लाइन से। प्रोविजन फॉर डेप, भैया डेप्रीसिएशन का प्रोविजन पहले 60 था, 80 हो गया, तो इस साल हमने कितना डेप लगाया होगा। प्रोविजन तो अपन इकट्ठा करते हैं ना। अब प्रोविजन अगर पहले 60 था और अभी 80 हो गया, तो 20,000 जादू से बढ़ा है क्या, नहीं, इस साल हमने डेप और लगाया होगा और हम डेप को ऐड करते हैं, तो डेप कितना ले लिया मैंने 20,000। आगे पढ़ो, आउटस्टैंडिंग इसको अभी नहीं लेंगे,
प्रीपेड इसको भी अभी नहीं लेंगे। गुडविल, गुडविल पहले 40 थी अब 32 हो गई, तो 8000 की खा गए क्या हम? नहीं, राइट ऑफ कर दी होगी, तो यहाँ ले लो गुडविल राइट ऑफ। तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी कि क्वेश्चन का लेवल कैसे बढ़ेगा। जो चीज पहले सजा के दे रहा था अब वो ढूंढनी पड़ रही है, आगे चल के यही चीज थोड़ी और एक्सटेंड हो जाएगी, बस खत्म। तो इसमें दो ही पैटर्न है, या तो मैं आपको सीधे सीधे लिख के दे दूं डेप्रिसिएशन इतना है, गुडविल राइट ऑफ इतनी है, प्रीपेड एक्सपेंस इतना है, ये इतना है, वो इतना है, तो आप सीधे सीधे ऐड कर दो, लेस कर दो। वो फॉर्मेट याद करके गया होगा वो भी कर लेगा, वो जिससे फॉर्मेट को समझा होगा वो थोड़ा देखेगा चीज़ों को कि क्या ऐड होगा और क्या लेस होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, अपन भी नहीं थे कोई क्लास में, मैंने तो लास्ट क्लास में ही बोल दिया था, अब दिल्ली सर ने भी बोल दिया होगा कि अब उधर खत्म हो गया तो मैं इधर ही लूंगा ना बेटा। यार तो कुछ तो होगा, उनका ओवर हो गया, मेरे नहीं बोला, तो अब तू कहाँ जाएगा फिर? अरे यार कैसी बातें कर रहा है यार। गुडविल 40 से 32 राइट ऑफ हो रही है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डेब्ट अभी नहीं लेंगे, लाइबिलिटी साइड, या तो प्रोविजन भी यहीं तो लेंगे। प्रोविजन 10 से कितना हो गया? 14 हो गया। तो प्रोविजन मैंने याद है आपको फॉर्मेट में कहा था, एनी प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन हो सब ऐड होता है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितने हैं? 4000। प्रोविजन के बाद ट्रेड रिसीवेबल बाद में लेंगे, कैश तो लेते ही नहीं, कैश काट दो। अब यहाँ देखो ये सारी नॉन कैश आइटम मैंने ऐड कर दी, 20 और 8 28 और 4 32, ये 32,000 ऐड होगा। अब यहाँ देखो 32 और 50 माइनस का है, तो ये 18 भी किसका आएगा? और इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें हम क्या करेंगे? ऐड और लेस। अब बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे, अरे बुक में देखना, सॉरी बुक में देखो। पहली चीज P&L हमने ले ली, टिक कर दो। डेप हमने ले लिया, टिक कर दो। वेजेस लेनी है, वेजेस 18 से कितनी हो रही है? लायबिलिटी का कम होना, अच्छी चीज है, माइनस का साइन लगा दो बस। प्रीपेड 6 से 9 हो रहे हैं, प्रीपेड एसेट होती है, एसेट का बढ़ना, ये भी अच्छी चीज है, माइनस। गुडविल ले लिया हमने, टिक कर लो। डाउटफुल ले लिया। रिसीवेबल 140 से कितने हो रहे हैं? रिसीवेबल मतलब एसेट, एसेट का कम होना, खराब चीज ऐड होगा। उसके बाद कैश, ये नहीं लेते। कितनी बार माइनस लिखा और प्लस कितनी बार लिखा? तो यहाँ एक बार प्लस। ट्रेड रिसीव कितना था? 42। दोनों का डिफरेंस लेते हैं, दोनों का डिफरेंस। अब यहाँ लेस में बताओ कितनी चीजें थी? आउटस्टैंडिंग वेजेस और प्रीपेड, दोनों का डिफरेंस बताओ। 3000, इसका भी 3000। तो ये 42 तो इधर प्लस में चले गए और 6 इधर। अब इधर देखो 42, 18 भी माइनस का है, 6 भी माइनस का है, तो 18 और 6 24 माइनस का है। तो 42 में से 24 हटा दो, 18 ही बचेगा। आंसर चेक करिएगा, आ रहा है। फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन है। अब अगर कोई भी बंदा ये एडलेस यही कर दे, मैं टेस्ट कॉपीज में देखता हूँ अक्सर, ये एडलेस यही कर दे, तो सब गलत है, मैं पूरा काट दूंगा। फॉर्मेट बेस्ड है। जो तरीका बताया है, शुरुआत नेट प्रॉफिट से होगी, 3 चीज पहले करनी है, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व। उसके बाद सारे नॉन कैश आइटम जैसे कि डेप, गुडविल सब ऐड करने हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस करनी है, जैसे रेंट, इंटरेस्ट सब लेस करना है, लेस। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, फिर करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। तो मैंने आपको सबको अच्छे से समझा दी है, वो अच्छी बुरी चीज से सबका सही जाता होगा, कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है। हाँ बस अब इतना तो याद होना ही चाहिए कि क्या करंट एसेट है और क्या, ठीक है। उसके लिए भी अगर चाहिए हो तो एक लिस्ट याद कर लो और रट लो, ठीक है। जैसे इधर आता है डेटर, इधर आता है, इधर आता है प्रीपेड, इधर आता है, इधर आता है BR, इधर आता है BT, ये एसेट, ये लाइबिलिटी। इधर आता है अक्रूड इनकम,
क्या आती है? यहाँ आती है अनअर्न्ड, जो एडवांस में रिसीव हो जाती है, ठीक है। प्रीपेड ले लिया, ये ले लिया, बीआर ले लिया, ये ले लिया। आप डेटर और इसको मिलाकर ही तो ट्रेड रिसीवेबल बनते हैं। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब ही क्या है? डेटर प्लस सेम ट्रेड पेएबल का मतलब क्या है? तो इसको तो आराम से जोड़े से याद रखा जाता है। करंट एसेट में क्या क्या आता है? करंट। अब इतना इजी तरीका बता दिया, इतना इजी कि इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता। करंट एसेट बढ़े, करंट लायबिलिटी कम हो। एसेट का बढ़ना, लायबिलिटी का कम होना अच्छी चीज है, अच्छी चीजों को माइनस करें। अब एसेट कम हो जाए और लायबिलिटी बढ़ जाए, एसेट का कम होना, लायबिलिटी का बढ़ना खराब चीज है, खराब चीज को क्या करना है? ऐड करना है। तो ये चीज तो सबसे हो जाएगी, आई होप सो, ठीक है। और उसके लिए हमेशा सबसे इजी तरीका क्या है कि पहले बुक में ही प्लस माइनस लिख दो, फिर उठा के रखने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। गिन लो एक बार उंगली पे, 4 प्लस है 4 माइनस है, 2 प्लस है 2 माइनस है, गिन लो और फिर ऐड और लेस, एकदम सिस्टम से जमा के दे देना पूरा क्वेश्चन। चलो आगे आओ। 12वां 12, फिर आपको P&L दे रखा है 23 और 24 ईयर सीधे हैं। पहले आपको 40 का लॉस था, 50 का लॉस हो गया, मतलब साल भर में आपको 10 का लॉस और हो गया। तो आपने कितना कमाया? 10 का लॉस कमाया। क्या कमाया आपने? क्योंकि पिछले साल आपका लॉस कितना था? 40, इस बार बढ़ के और कितना हो गया? तो इस बार आपने कितना कमाया? 10,000 का, ठीक है। मैथमेटिकली भी समझोगे तो माइनस का 40 है और माइनस का ही 50 है, तो इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 50 में से 40 जाएगा, 10 ही बचेगा। और बड़ी डिजिट माइनस की है तो ये आपका किसका बचेगा? 10, ठीक है। मैथमेटिकली भी ना समझो तो सिंपल भी समझे। मैथमेटिकली भी अगर अपन इसको समझे तो क्या करा हमने? करंट ईयर का प्रॉफिट कितना था? 50 माइनस प्रीवियस ईयर का कितना था? तो ये माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस तो माइनस होगा, तो 50 में से 40 जाएंगे 10, और दोनों में से बड़ी डिजिट माइनस की थी, तो आंसर भी किसमें आएगा? ठीक है। और इतना ना समझना हो, तुम्हारी एसएस सर मैथ्स से तो बहुत मुश्किल से पीछा छुड़ाया, कहाँ ये प्लस माइनस में उलझा रहे हो वापस, ठीक है। तो सिंपल समझ लो, पहले 40 का लॉस लेके निकला था, आज वही लॉस बढ़ के कितना हो गया? 50। तो साल भर में कितना कमाया? प्रॉफिट के लॉस, क्योंकि लॉस पे ही था और आज भी लॉस पे ही है। करें। अब एड लेस करना है हम लोगों को। देखो जरा, मशीन अभी बाद में लेंगे, देखेंगे। डिवेंचर पहले ना एक काम करो, CA/CL वाली चीज टिक कर लो जिसे बाद में लेनी है। ट्रेड रिसीवेबल टिक करो, ट्रेड पेएबल टिक करो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गुडविल तो नहीं लेते अभी, इन्वेंट्री टिक करो, और लोन को भी नहीं लेंगे। लोन तो लेंगे ही नहीं क्योंकि लोन तो फाइनेंसिंग है, बता दिया था ना मैंने। लोन कहाँ जाता है? फाइनेंसिंग में। F लिख के टिक कर दो, F माने फाइनेंसिंग, ठीक है। चलो अब सुनो, जिन 3-4 चीजों पे तुमने टिक किया है ना, वो अभी हमें नहीं लेना है। अब बाकी की चीजें देखते हैं अपन। नंबर 1 पे क्या है? मशीन। सुनो इधर, ये बच्चों की तरह सिखा रहा है तुम्हें। मशीन अगर 4 लाख की थी और अब 3,60,000 की हो गई, तो 40 का हमने डैप लगा दिया। 40 का हमने क्या लगा दिया? सर क्यों? मशीन कम हो गई तो डैप क्यों लगा दिया? क्योंकि देखो इसमें एक अजम्पशन और ली जा सकती है, मशीन कम हो रही है तो बेच भी सकता हूँ। नहीं, पार्ट बिकता है, अभी आगे बेचेंगे अपन। जैसे आज मेरा ये पूरा फर्नीचर 5 लाख का है सपोज करना, तो उसमें से मैं इसमें से 2 लाख का एक पार्ट बेच सकता हूँ ना। पार्ट मतलब थोड़ा इधर रो का बेच दिया, उधर क्लास का थोड़ा सा बेच दिया। आधा मशीन का पार्ट बिकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट बिकता है तो प्रॉफिट या लॉस में बिका होगा। तो जब तक आप हमें बेचने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, तो बेटर अजम्पशन क्या मानूं? डैप लगा है कि सेल हुई है? क्योंकि सेल हुई होती तो आप मुझे बताते कि सेल प्रॉफिट में हुई है कि लॉस में है। क्योंकि जितने की चीज है उतने में नहीं बिकेगी, क्योंकि पुरानी चीज है। कैसे मान लूं मैं कि 40 की चीज 40 में ही बिकी है? ये अजम्पशन तो बिल्कुल गलत है। रादर देन ये मानना सही है कि 40 का क्या लग गया होगा, तो मैं यहाँ पे डैप ले लूंगा। और डैप कितना आएगा? 4 लाख माइनस 3 साल, तो कितना आएगा? 40,000। इनर कॉलम में लेंगे, टिक कर लो, ये हो गया डैप। फिर डिबेंचर। अब ये देखो, डिबेंचर हमें दिए हैं, यहाँ देखो 5 लाख और 6 लाख, सामने देखना एकदम गौर से। डिबेंचर तो फाइनेंसिंग में जाएंगे
क्योंकि डिबेंचर तो एक तरीके का लोन है, और लोन कहाँ जाता है? लेकिन आपको पढ़ाया था डिबेंचर का इंटरेस्ट इधर ऐड होगा, उस दिन समझाया था इंटरेस्ट पेड ऐड होगा, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसलिए ये ऑपरेटिंग में ऐड होता है। फॉर्मेट में भी लिखाया था, फॉर्मेट में भी देखना इंटरेस्ट पेड ऐड करवाया है मैंने, तो इंटरेस्ट क्या होगा? अब इसमें ना बराबर से सुनना, इंटरेस्ट की रेट डिबेंचर के साथ ही होती है। देखो कितनी है? अब एक कंफ्यूजन है, यहाँ देखो 8% 5 लाख पे लगाऊं कि 6 लाख पे लगाऊं कि दोनों के डिफरेंस 1 लाख पे लगाऊं? अभी तक हर जगह डिफरेंस ही ले रहे हो। अब सुनो सुनो सुनो, बता। हाँ कृष्णा बोलो। 5 लाख पे 6 महीने और 6 लाख पे 6 महीने, इसमें डेट गिवन है क्या? हाँ वेरी गुड। नए डिबेंचर 1 अक्टूबर को इशू हुए हैं, सामने देखो, यहाँ देखो, यहाँ ये एक डिबेंचर है 5 लाख का, अब इधर 1 लाख का और आया और इधर साल खत्म हो गया तो 6 हो गया। सामने देखो, बिल्कुल सामने, ये 6 हो गया। अब जो 5 लाख शुरू से चल रहे थे उनको भी ब्याज देना पड़ेगा, जो 1 लाख बीच में आए हैं उनको भी ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज तो सबको देना पड़ेगा। जो पुराने डिबेंचर है उनको ब्याज नहीं दोगे क्या? सर आपको पिछले साल दे तो दिया। अरे तो पिछले साल दे दिया तो इस साल भी दोगे? क्या बताया था? इंटरेस्ट तो हर साल देना पड़ता है जब तक रिडम्पशन। तो देखो 1 अक्टूबर को इशू हुए तो अभी तो 5 थे, तो 5 लाख पे दे दो 6 महीने का, और 1 अक्टूबर को एक और हो गए तो 6 हो गए, तो अगले 6 लाख पे दे दो 6 महीने का। तो 5 लाख पे भी देना पड़ेगा ब्याज और 6 लाख पे भी देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ कैलकुलेशन वर्किंग यहाँ कर लो रफ में। यहाँ देखो 5 लाख इंटू रेट बताओ, 8% इंटू, क्योंकि 1 अक्टूबर को इशू हुए तो अप्रैल, अरे आईओसी नहीं निकालते थे क्या अपन? आईओसी निकालते थे ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, और 1 अक्टूबर को इशू। अब उसके बाद कितने हो गए? 6 लाख। कितना? 8%। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, हाँ ये भी कितने महीने का? तो 8 5 40 होता है, तो 40 का आधा 20, और 8 6 48 का आधा। तो इन दोनों को मिलाकर एक डाउट आएगा आपको, अभी मैं बताता हूँ आपको क्या डाउट आना चाहिए। इंटरेस्ट पेड तो कितना ऐड हो जाएगा? 44। डाउट ये आना चाहिए कि सर अगर ये नीचे डेट ना लिखता कि 1 अक्टूबर को इशू हुए हैं तो फिर क्या करते हैं? ये डाउट आ रहा था क्या किसी को? कोई ना कोई तो पूछता ना, तुम सब पूछते, फिर क्या करते? सर डाउट तो आपने ही पूछ लिया, जवाब हम देंगे क्या? डाउट हमें पूछना था, जवाब आपको देना था। फिर हम या तो ये अज्यूम करते, नहीं यही अज्यूम नहीं करते 6 महीने का, हाँ 1 साल का ही निकालते, लेकिन किस पे? 5 लाख पे कि 6 लाख पे? अब इसमें रूल सुनो, क्या है रूल, ध्यान से सुनो, तुक्के मत मारो। यहाँ देखो रूल ये है कि हम या तो ये अजम्पशन ले कि ये डिबेंचर 1 अप्रैल को इशू हुए हैं, या ये अजम्पशन ले कि ये डिबेंचर 31 मार्च को इशू हुए हैं। ईयर एंड पे, ईयर बिगिनिंग पे, या ईयर एंड पे, बीच की कोई अजम्पशन ऐसा नहीं मान सकता कि ये डिबेंचर 1 अक्टूबर को इशू हुए होंगे, 1 नवंबर को हुए होंगे, 1 दिसंबर को, वो नहीं मान सकता। अगर मैं ये मानूं कि ये डिबेंचर ओपनिंग में इशू हो गए थे तो पूरे 6 लाख पे ब्याज लगेगा, और अगर मैं ये मानूं कि डिबेंचर क्लोजिंग में इशू हुए थे तो सिर्फ 5 लाख पे ब्याज लगेगा, क्योंकि एक दिन का क्या ब्याज दूं? अगर 31 मार्च को ही मैंने डिबेंचर इशू करे हैं तो आज ही इशू हुए और आज मार्च में साल भी खत्म हो गया, तो अब उस 1 लाख पे ब्याज देने की जरूरत नहीं। तो रूल ये बना कि इफ डिबेंचर आर इशूड इन ओपनिंग देन रेट क्लोजिंग रेट पे लगेगी, और अगर इशू हुए हैं क्लोजिंग पे तो रेट किस पे लगेगी? ओपनिंग पे। देखो ऐसे चलेगा, या देखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सुनना। ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, तो बीच में 1 लाख इशू हुए हैं, तो आप या तो मुझे डेट बता दो, आप मुझे डेट बता दोगे तो मैं मंथ के हिसाब से खुद ही निकाल लूंगा, इतनी अकल है हम में, लेकिन आप हमें डेट नहीं बता रहे, तो मैं ये मानूंगा कि ये कब इशू हो गए थे, या फिर अगर ये क्लोजिंग में इशू हुए थे तो फिर 1 लाख पे ब्याज नहीं देना, तो रेट किस पे लगेगी?
अगर ये ओपनिंग में इशू हो गए थे तो इनको भी ब्याज देना पड़ेगा, तो फिर रेट किस पे लगेगी? तो रूल क्या बना? रूल ये बना, इफ इशू और रिडम्पशन, ये तो इशू की बात है, अगर रिडम्पशन की भी बात होती जैसे 5 की जगह ये 4 हो जाते तो भी यही रूल है, इशू रिडम्पशन, अगर इशू और रिडम्पशन ओपनिंग में हुआ है तो रेट विल बी अप्लाइड ऑन क्लोजिंग बैलेंस, एंड इफ इशू एंड रिडम्पशन, उतार लेना इसको, क्लोजिंग में हुआ है, अगर ये कब हुआ है? क्लोजिंग में, तो रेट विल बी अप्लाइड ऑन ओपनिंग बैलेंस। ये रूल याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये रूल लगेगा व्हेन डेट इज नॉट गिवन। कब लगेगा? बुक नहीं है? नहीं, बाद में लिखना, आप लिख लो कहीं पर, इफ रेट इज नॉट गिवन, काम आएगी आगे। वैसे आगे इतने क्वेश्चन करेंगे कि अपने आप याद रह जाएगा, बट फिर भी लिख लो। बोलो। हाँ, तो क्या करें, सबके आंसर वेरी करेंगे। बिल्कुल सही कह रही है लड़की, इसलिए सीबीएसई वाले जरा सा भी रिस्क नहीं लेते, वो डेट दे देते हैं। लेकिन ये बाउला डेट नहीं देगा, ये तो हर तरह की क्वेश्चन देता है। तो ये ऐसे भी देगा जिसमें डेट गिवन, तो डेट गिवन नहीं होगी। अच्छा, इसमें आंसर बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेंगे, 2 प्रकार के आंसर आएंगे, या तो किसी ने रेट ओपनिंग पे लगाई होगी या किसी ने रेट क्लोजिंग पे लगाई होगी, बस इतना ही तो वेरी करेगा। तो सीबीएसई 2 आंसर देगा आपको फिर, लेकिन उसमें आपको अजम्पशन लिख के आनी है। याद रखना, इफ इशू और रिडम्पशन इज ऑन ओपनिंग डेट then rate will be applied on, if issue or redemption is on closing date then rate will be applied on। ये बात बराबर याद रखना, लिख भी लेना कॉपी में, जहां फॉर्मेट बनाया है वहां भी लिख लेना। क्वेश्चन पे आया वापस, यहां पे तो ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इंटरेस्ट पेड पे सारी चर्चा हुई, आगे आओ। इंटरेस्ट पेड के बाद क्या है? रिसीवेबल, ये बाद में लूंगा, पेएबल ये भी बाद में लूंगा। प्रोविजन, प्रोविजन 20 से कितना हो गया? 18। कितना हो गया? यहाँ देखो, यहाँ देखो, प्रोविजन अगर बढ़ रहा होता तो हम ऐड करते, ये तो कम हो रहा है तो लेस कर दो। बढ़ने का मतलब क्या है कि हमने प्रोविजन बनाया होगा तो पी&एल कम हो गया होगा, और कम होने का मतलब क्या है कि हमने वो प्रोविजन को कम करके वो पैसा पी&एल में, क्योंकि प्रोविजन कम नहीं होते कभी भी, प्रोविजन हमेशा, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है, प्रोविजन कभी कम होते हैं क्या? आज आपने 50,000 का प्रोविजन बनाया, अगले साल और बनाओगे तो 60 हो जाएगा, फिर और बनाओगे तो 70 हो जाएगा। कम क्यों हो रहा है? कम इसका मतलब ये है कि हमने पिछले साल प्रोविजन ज्यादा बना लिया था तो इस साल हमने क्या कर दिया? कम कर दिया, तो कम करके उसे पी&एल में ही डाला होगा। तो जैसे प्रोविजन ऐड हो रहा था, अब पहली बार प्रोविजन क्या होगा? लेस होगा। तो यहाँ लिखो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का ये ना किसका है? डाउटफुल डेब्ट, जो भी है। 20 से कितना हो गया? 18, तो 2000 क्या कर दो? फिर बोल रहा हूँ स्टार मार्क कर लेना, प्रोविजन ऐड हो रहा था अभी तक, अब लेस हो रहा है क्योंकि प्रोविजन बढ़ नहीं रहा, उल्टा प्रोविजन कम हो रहा है। पूरे क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कितनी हो गई? 250। एक बार बताओ, हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या हमें रिटर्न मिलता है उस पे? और इसमें रिटर्न की रेट भी है, देखो। और आपको फॉर्मेट में पढ़ाया था कि जो भी इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा वो क्या होगा? डिविडेंड रिसीव भी क्या होगा? रेंट रिसीव भी क्या होगा? ये सब लेस क्यों होगा? क्योंकि ये धंधे की इनकम नहीं है। अब ये मरा हमें इंटरेस्ट रिसीव सीधे दे देता 2000 5000, इसने नहीं दी, इसने रेट दी। अब इन्वेस्टमेंट देखो रेट कितनी है, 2 लाख पे लगाऊंगे 2.5 लाख पे, फिर वही रूल है, पढ़ो नीचे क्या बोला है। ये रूल समझ में आ गया ना तुम्हें? कोई भी चीज, डिबेंचर हो, इन्वेस्टमेंट हो, कुछ भी हो, ये रूल याद रखना। एंड में हुआ है तो रेट किस पे लगेगी? और वो ये सब चीजें, इशू विशू रिडम्पशन फिडम्पशन, कुछ भी ओपनिंग में हुआ है तो रेट किस पे लगेगी? ये रेट का रूल है, जहां जहां रेट आए वहां ये रूल याद रखना। इसको ऐसे याद रखो। आप ये मत सोचो डिबेंचर की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, लोन की बात हो रही है, आप ऐसे मत सोचो। आप ऐसे ऐसे याद करो, इसको ऐसे याद करो। यहाँ देखो,
हलचल अगर ओपनिंग में हुई है, इशू विशू रिडम्पशन जो भी कुछ हलचल ओपनिंग में हुई है तो रेट किस पे लगेगी? क्लोजिंग। हलचल अगर क्लोजिंग में हुई है तो रेट किस पे लगेगी? अब भले वो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही हो, डिबेंचर की बात हो रही है, डिबेंचर के इशू की बात हो रही हो, डिबेंचर के रिडीम की बात हो रही हो, इन्वेस्टमेंट मेड की बात हो रही हो, इन्वेस्टमेंट रिडीम की बात हो रही हो, लोन टेकन की बात हो रही हो, लोन गिवन की बात हो रही हो, जहां जहां रेट आ रहा हो वहां मेरी ये बात याद रखना कि हलचल अगर ओपनिंग में हुई है तो रेट, हलचल अगर क्लोजिंग में हुई है तो रेट। ये बात याद रखोगे आप? लगाओ ना रेट, लगाओ इसमें। कब हुई है हलचल? एंड में। तो रेट किस पे लगेगी? 2 लाख पे 10% लगाओ, इंटरेस्ट इसी लेस होता है। सबको ये वाली बात तो पता ही है, इस पे चर्चा चल रही है बस, अमाउंट कैसे आएगा। सबको ये पता है कि इंटरेस्ट रिसीव क्या होता है, क्योंकि फॉर्मेट रटना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। रेंट रिसीव क्या होता है? रेट। जिस दिन मैंने पहले दिन फॉर्मेट पढ़ाया बहुत सारे बच्चों ने जाके उसे रट भी लिया होगा, और रट भी लेना चाहिए, बढ़िया है। फॉर्मेट वॉर्मेट तो याद हो हमें, ठीक है। अब अमाउंट निकाल रहे हैं। नेक्स्ट, गुडविल 30 से कितनी हो रही है? कुछ नहीं करना है इसका, तो बढ़ रही है। कम हो रही होती तो राइट ऑफ करते हैं, बढ़ रही है तो कहीं भी नहीं लिख, क्योंकि गुडविल का बढ़ना मतलब एसेट का बढ़ना, और एसेट इन्वेस्टिंग में आता है, आई लिख दो। एसेट कहाँ आता है? अभी हम इन्वेस्टिंग नहीं बना रहे, अभी हम सिर्फ ऑपरेटिंग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? नेक्स्ट, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री 360 से कितनी हो गई? ये तो बाद में लेंगे अपन। फिर शॉर्ट टर्म लोन, फाइनेंसिंग लिख दो, एफ हो गया ये। अब एड लेस करने के बाद बताओ, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? ये 84 में से 2 गए 82, और 82 में से 20 गए 62। ये हो गया। अब क्या करेंगे? हाँ, लॉस लेके चले थे अपन, तो 62 में से 10 गए 12, ठीक है। एडलेस करें। अब देखो करंट एसेट करंट एग्रीमेंट में राइट कितनी चीज़ों पे मारा था? एक तो ट्रेड रिसीवेबल पे, ट्रेड पेएबल पे। देखो ट्रेड रिसीवेबल 4 से कितने हो रहे हैं? एसेट का कम होना, खराब चीज ऐड होगा। नेक्स्ट, पेएबल, लायबिलिटी का बढ़ना, खराब चीज, प्लस इन्वेंट्री, एसेट का बढ़ना, अच्छी चीज, माइनस होगा। माइनस एक बार है और प्लस किस किस में था? दोनों का डिफरेंस बताना। इधर 50, आउटर कॉलम में। फिर इन्वेंट्री, डेढ़ ढाई, उत्साही कितना है? ये ओवरऑल माइनस में आएगा शायद अब, क्योंकि 90 और 50 कितने होते हैं? 142, और ये 1.5 है, तो 1.5 माइनस का है और 142 प्लस है, तो 8000 किसके आएंगे? अब एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, यहाँ देखो, ये आंसर है मेरा। अब मैं यहाँ लिखता कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यही है। जब आंसर माइनस में आए तो कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखना। कैश फ्लो फ्रॉम की जगह क्या लिखना? देखो बहुत बारीक सी चीज है, इसने ध्यान रखा होगा इस चीज का, देखिएगा जरा। बहुत कम बच्चों से मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी छोटी चीज भी वो ध्यान रखेंगे टेस्ट में। अब रखेंगे तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। 100 में से 100 के लिए जा रहे हैं फिर हम। अब ये इतनी छोटी सी चीज का भी आधा नंबर कटेगा। कैश फ्लो यूज्ड लिखना है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम, कि हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी करके 50,000 रुपए आए और वो माइनस में है 50, तो हम ऐसा दिखा रहे हैं सामने वाले यूजर को, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर को क्या दिखा रहे हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम नहीं, कैश फ्लो यूज्ड, कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा आया नहीं बल्कि और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 50,000 जेब से लग गए, तो हम उसे ये दिखा रहे हैं। हालांकि वो माइनस देख के खुद भी समझ जाएगा, लेकिन बस प्रेजेंटेशन है, तो फ्रॉम की जगह क्या लिखना है? यूज लिखना। यूज को थोड़ा हाईलाइट कर लेना। सर ऊपर भी तो माइनस में आया था, हर जगह थोड़ी लिखना है, फाइनल आंसर में लिखना है। किसमें लिखना है? बाकी तो प्लस माइनस चल ही रहा है ना, मतलब किससे है? फाइनल आंसर। अगर फाइनल आंसर माइनस में आया तो फ्रॉम की जगह 13 से अब बड़े बड़े क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, कल से देखेंगे। धन्यवाद।